हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का चैप्टर है आपका हम और हमारा आदर्श। ठीक है बेटा, इसका चैप्टर मैं आपको पहले करा चुकी हूँ और आज मैं इसके अभ्यास प्रश्न आपको बताऊँगी। तो समझ लेते हैं बेटा, हम इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं बेटा। दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले बेटा हम इसका गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन देखेंगे। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपको अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। अब देखते हैं बेटा, हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो इस क्वेश्चन को करोगे बेटा, पाठ के शीर्षक का नाम हम और हमारा आदर्श। क्या हो जाएगा बेटा? पाठ के शीर्षक का नाम हम और हमारा आदर्श। ठीक है। लेखक का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हो गया क्लियर? आगे देखते हैं। लेखक किसे एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता? लेखक किसे एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता? तो ये देखो आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। लेखक समृद्धि और आध्यात्म को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता है। आगे समझ में? लेखक किसे एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता? लेखक समृद्धि और आध्यात्म को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता। हो गया क्लियर? अगला क्वेश्चन, डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र क्यों करते हैं? डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र क्यों करते हैं? तो देखते हैं बेटा यहां से। लेकिन मैं समृद्धि की कद्र करता हूं क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है। आगे समझ में? तो डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र क्यों करते हैं? डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र इसलिए करते हैं क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है। हो गया क्लियर? डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र इसलिए करते हैं क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है। आगे देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है। प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। अब देखते हैं बेटा इसका आंसर कहां से लिखेंगे। देखो, प्रकृति भी अपने काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। ठीक है, क्या था क्वेश्चन? एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहां से देखेंगे, प्रकृति कोई भी काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखेंगे, यह ब्रह्मांड आपको अनंत तक फैला दिखाई देगा। आगे समझ में? यहां तक हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन बेटा क्या हो जाता है आपका? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। अर्थात आप यदि अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि प्रकृति भी कोई भी कार्य आधे अधूरे मन से नहीं करती, अर्थात पूर्ण मन से। प्रकृति भी अपने कार्य को पूर्ण मन से करती है, पूर्ण मनोयोग से करती है। किसी बगीचे में जाइए, यदि किसी बगीचे में जाकर के देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि किसी बगीचे में जाकर के देखिए, मौसम में आपको फूलों की बहार, पुष्पों के मौसम में, बसंत ऋतु में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें। यदि ऊपर की तरफ देखोगे तो ब्रह्मांड में आपको अनंत तक फैला दिखाई देगा। ब्रह्मांड आपको अनंत, अर्थात जिसका कोई अंत ना हो, उसे कहते हैं अनंत। ठीक है, तो ब्रह्मांड आपको दूर दूर तक फैला दिखाई देगा।
आपके यकीन से भी परे, अर्थात जितना आपको यकीन होगा उससे भी अधिक। आगे बेटा समझ में, ये हो जाता है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला पैराग्राफ देखते हैं बेटा, अगला देख लेते हैं, अगला गद्यांश। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादाद में रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टि से शर्मनाक तथा गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं, हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको अभी समझा चुकी हूं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप कर ही लोगे। अगला, महर्षि अरविंद ने क्या कहा है? तो इसका आंसर देखो यहां से लिखेंगे, महर्षि अरविंद ने कहा है कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। आ गया समझ में? महर्षि अरविंद ने क्या कहा है? महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। अगला क्वेश्चन, हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह क्या है? हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह क्या है? तो देखते हैं, हम इस संसार में जो कुछ भी देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। आगे समझ में? हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह क्या है? तो हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश लेखक के किस संपादित पुस्तक का अंश है? अब देखो इसका आंसर बेटा कहां से देखोगे, प्रस्तुत गद्यांश लेखक के किस संपादित पुस्तक का अंश है? तो इसका आंसर देखो बेटा आपको यहां से मिल जाएगा, चैप्टर में जाते हैं हम, तेजस्वी मन के संपादित अंश। ठीक है, तेजस्वी मन के संपादित अंश। आगे समझ में? देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश लेखक के तेजस्वी मन के संपादित अंश पुस्तक से है। आ गया? आगे समझ में? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक के किस संपादित पुस्तक का अंश है? तो प्रस्तुत गद्यांश लेखक के तेजस्वी मन से संपादित पुस्तक का अंश है। आ गया समझ में? अगला देखते हैं, गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं इसमें, प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जो कुछ भी हम देखते हैं इस संसार में, हम जो कुछ भी देखते हैं वह सब ऊर्जा का स्वरूप ही है। आ गया समझ में? प्रस्तुत गद्यांश में एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि इस संसार में हम सभी मनुष्य जो कुछ भी देखते हैं वह सब ऊर्जा का स्वरूप ही है। अगला देखते हैं, भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टि से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो प्रस्तुत गद्यांश में एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना, भौतिक पदार्थ कौन कौन से हो गए बेटा? भौतिक पदार्थ कहते हैं बेटा जैसे कि अपनी सुख सुविधाओं के लिए, जैसे कि मान लो रेफ्रिजरेटर है, एसी है, टीवी है, गाड़ियां हैं, तो ठीक है, ये क्या है? भौतिक साधन है। ठीक है, तो भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना। ठीक है, तो इसमें कैसे लिख सकते हैं इसको? भौतिक पदार्थों जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, पंखा, रेडियो, गाड़ियां आदि की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। आ गया समझ में? अगला पैराग्राफ देख लेते हैं बेटा, अगला गद्यांश देखते हैं। अगला गद्यांश, इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, इसलिए जैसा कि उनके साथ था। आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि
इससे वे तमाम जरूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती हैं। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और जोर जबरदस्ती से चुनना चुनना सहने का गुणगान करना अलग बातें हैं। तो देखते हैं बेटा, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं शीर्षक का नाम। ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कर ही लोगे। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ कैसे लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कृत हम और हमारा आदर्श शीर्षक से उद्धृत है। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि इसके बावजूद अक्सर हम यही विश्वास दिलाया जाता है, वो कहते हैं कि इसके बावजूद हमें यही विश्वास दिलाया जाता है कि न्यूनतम में गुजारा करने, यानी कि कहने का अर्थ क्या हो गया? न्यूनतम यानी कि कम खर्चे में, ठीक है, कम खर्चे में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था। महात्मा गांधी ने ऐसा ही कठिन जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर ही अपनी इच्छा अनुसार ही आत्मनिर्भर करता है। आपके मामले में भी यह आपकी इच्छा अनुसार ही निर्भर करता है। हो गया क्लियर? समझ आ गया? अगला देखते हैं, मनुष्य को सदैव किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए? मनुष्य को सदैव किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए? तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, मनुष्य को सदैव किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए? मनुष्य को सदैव न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने की जीवन शैली अपनानी चाहिए। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक महात्मा गांधी के जीवन का उदाहरण देकर क्या स्पष्ट करना चाहता है? तो इसका आंसर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक महात्मा गांधी का उदाहरण देकर के स्पष्ट करना चाहता है कि महात्मा गांधी ने जिस प्रकार का जीवन जिया था, उसी तरह से हम आम लोगों को भी अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। लेकिन जैसा महात्मा गांधी के साथ साथ आपके लिए भी वह आपकी पसंद पर ही निर्भर करता है। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने में परेशानी नहीं है? तो इसका आंसर लिखोगे, लेखक के अनुसार न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं है। आ गया समझ में? न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं हम। अगला देख लेते हैं, अगला पैराग्राफ देखो, अगला अध्याय देखते हैं। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों, जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। ठीक है, तो अब इसके देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर ही लोगे। अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया। तो इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी, प्रत्येक पीढ़ी ने, आने वाली प्रत्येक पीढ़ी ने इस विश्वास को मजबूत किया है कि मजबूती और समृद्धि देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है, कि उन्हें देश में समृद्धि से पूर्वक अच्छा जीवन बिताना है। तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं, यानी कि इच्छाओं, आकांक्षाओं का अर्थ क्या हो गया? इच्छाओं, ठीक है। तब सच्चाई उनकी इच्छाओं के अनुरूप ढल गई। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। G8 देशों के
लोगों ने किस विश्वास को मजबूत किया? तो इसका आंसर कहाँ से देखेंगे बेटा? G8 देशों के लोगों ने किस विश्वास को मजबूत किया? तो इसका आंसर लिखोगे G8 देशों के लोगों ने मजबूत और समृद्ध देश में जीवन बिताने की इच्छा को मजबूत किया। आगे समझ में, या इसे यहां से लिख दोगे, इस विश्वास को G8 देशों के लोगों ने इस विश्वास को पुख्ता किया या इस विश्वास को मजबूत किया कि मजबूती और समृद्धि देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। आगे समझ में, इसका आंसर कहां से लिखोगे? यहां से इस विश्वास को से लेकर के जीवन बिताना है। हो गया क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। G8 के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो इसका आंसर कहां से लिखोगे? इन राष्ट्रों जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, कौन से? विकसित देशों को G8 के नाम से पुकारा जाता है। देखो एक बार यहां से देख लो, समझ में आ जाएगा इससे, ठीक है। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो इसके आंसर में क्या लिखोगे? G8 के नाम से विकसित देशों को पुकारा जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे लिख दोगे, विकसित देशों को G8 के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसकी समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छुपा है? तो इसका आंसर यहां से लिखोगे, विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। हो गया क्लियर? अगला देख लेते हैं बेटा, आगे देखते हैं। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। उनके सपनों को जानना और उन्हें बिताना, कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी कर वह आपके हृदय से किया गया हो। अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकें। ठीक है बेटा, तो अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है इसमें? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बेटा ये क्वेश्चन आप कर ही लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमारी युवा शक्ति, अर्थात हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, युवा शक्ति यानी कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, अर्थात जो हमारी जो आने वाली शक्ति है, से संपर्क कायम करने से, संपर्क बनाए रखने से मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है कि उनके सपनों को हमें जानना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से युक्त जीवन के सपने देखना तथा फिर उसे स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आगे समझ में, ये हो जाता है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला क्वेश्चन, हम अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कब कर सकेंगे? तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। हम अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कब कर सकेंगे? तो बेटा इसके लिए हम यहां से लिखेंगे, हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। तो ये बेटा यहां से लेकर के आपको यहां तक लिखना होगा, ठीक है बेटा, तब इसका आंसर कंप्लीट होगा। अगला देखते हैं, स्वर्णिम युग के लिए कार्य करना कब सही है? स्वर्णिम युग के लिए कार्य करना कब सही है? तो देख यहां से हो जाएगा, उनके सपनों को जानना। देखो, स्वर्णिम युग के लिए कार्य करना कब सही है? भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना और फिर उस स्वर्णिम युग के लिए कार्य करना सही है। आगे समझ में, जब मनुष्य स्वर्णिम युग के लिए कार्य करना कब सही है? भरे पूरे सुख सुविधाओं से युक्त जीवन के सपने देखना तथा
सपने देखना तथा फिर स्वर्णिम योग के लिए कार्य करना सही है। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। लेखक का युवा शक्ति से संपर्क करने के फैसले का आधार क्या है? तो इसमें का आंसर लिखेंगे, लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने का आधार यह है कि उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उस स्वर्णिम योग के लिए कार्य करना सही है। आगे समझ में? अगला देख लेते हैं बेटा। अगला पैराग्राफ देखते हैं। आखिर वह क्या था? आखिर वह क्या था जिसके कारण वह यह संभव हो सका? महत्वाकांक्षा। कई बातें महत्वाकांक्षा कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। बुनियादी बात जो आप समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई हैं। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे? ठीक है बेटा। तो देखते हैं बेटा हम इसके आंसर। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये क्वेश्चन आप कर ही लोगे। अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं बेटा। प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं हो सकेगा कि वे विकसित भारत देश के, विकासशील भारत देश के भावी नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे अपनी स्वयं की जिम्मेदारी और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे? अपनी स्वयं की जिम्मेदारी को कैसे समझ सकेंगे तथा वह ज्ञानवान नागरिक कैसे बन सकेंगे? आगे समझ में? अगला क्वेश्चन, युवा छात्र जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक कब तक नहीं बन सकते? तो इसका आंसर कहां से लिखोगे? जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक कैसे बन सकेंगे? आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, लेखक युवा छात्रों को कौन सी प्रमुख बात सीखने के लिए कहता है? लेखक युवा छात्रों को कौन सी प्रमुख बात सीखने के लिए कहता है? तो इसका आंसर लिखेंगे, लेखक युवा छात्रों को अपनी जिम्मेदारी तथा भारत के प्रति ज्ञानवान नागरिक बनने की प्रमुख बात सीखने के लिए कहता है। आगे समझ में? लेखक के अनुसार विद्यार्थियों और युवाओं को किस बात पर भरोसा होना चाहिए? तो इसका आंसर बेटा यहां से लिखोगे, लेखक के अनुसार विद्यार्थियों और युवाओं को इस बात पर भरोसा होना चाहिए कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं। आगे समझ में? यह हो जाता है आपका। अगला गद्यांश देख लेते हैं बेटा। आगे देखते हैं, मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूं? मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूं? इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूं तो विश्वास नहीं होता। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका? महत्वाकांक्षा। कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई हैं। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे
जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। ठीक है बेटा, देखो इसमें आपका एक आ जाता है महत्वाकांक्षा। तो इसे बेटा आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसे कैसे तोड़ेंगे, महत्व और आकांक्षा, महत्व आकांक्षा। ठीक है बेटा, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, महत्व और आकांक्षा। तो इसमें कौन सा स्वर आपका निकल रहा है, महत्व में महत्व आ, और इधर भी आपका आकांक्षा आ स्वर निकल रहा है। तो आ और आ के मिलाने से आपका क्या हो जाता है, आ। ठीक है, तो इस तरह से आपकी यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाती है महत्वाकांक्षा में। आगे बेटा समझ में। अगला क्वेश्चन, आप किन चीजों को पाने का हक रखते हैं। तो इसका आंसर बेटा कहाँ से लिखेंगे, आप किन चीजों को पाने का हक रखते हैं। तो देखते हैं इसे बेटा, इसका आंसर देखना है कहाँ है। पहले बेटा ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन नहीं देखा, लेखक युवा छात्रों से ही क्यों मिलता है, लेखक युवा छात्रों से ही क्यों मिलता है। तो इसमें लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे बेटा, लेखक युवा छात्रों से इसलिए मिलता है क्योंकि वे उनके सपनों को जान सकें और उन्हें बता सकें कि अच्छे जीवन के सपने देखना सही है तथा युवाओं में प्यार और खुशियों का प्रसार कर सकें। आगे समझ में बेटा, एक बार फिर से देख लो, लेखक युवा छात्रों से इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि वे उनके सपनों को जान सकें और उन्हें बता सकें कि अच्छे जीवन के सपने देखना सही है तथा युवाओं में प्यार और खुशियों का प्रसार कर सकें। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन, आप किन चीजों को पाने का हक रखते हैं। तो इसका आंसर बेटा यहां से लिखोगे, आप जीवन में अच्छी चीजों को पाने का हक रखते हैं। उक्त पंक्तियों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, उक्त पंक्तियों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो इससे बेटा आपको क्या प्रेरणा मिलती है, उक्त पंक्तियों से प्रेरणा मिलती है, लेखक के अनुसार उक्त पंक्तियों से प्रेरणा मिलती है कि हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को विकसित भारत के योग्य नागरिक के रूप में जिम्मेदारी तथा ज्ञानवान नागरिक बनाना चाहिए। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को, जब तक हमारे बेटा, इसका मैं अर्थ आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है, ये आप कर ही लोगे, इसका अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप बेटा कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये था बेटा आपका चैप्टर, हम डॉक्टर एपीजे कलाम का चैप्टर है आपका, हम और हमारा आदर्श। ठीक है बेटा, ये चैप्टर बेटा आपको समझ में आ गया होगा। बेटा आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं आती हूँ नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।